प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम भारतीय प्रशासन का विकास एवं विशेषताएं शीर्षक के अंतर्गत भारतीय प्रशासन के विकास की विभिन्न अवस्थाओं या कालों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार विभिन्न कालों में भारतीय प्रशासन ने अपने आप को विकसित किया। माखनलाल चतुर्वेदी भारत में पत्रकारिता के एक बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार तीर को दूर तक पहुंचाने के लिए धनुष की डोर को कान तक पीछे खींचना पड़ता है, उसी प्रकार वर्तमान एवं भविष्य को समझने के लिए इतिहास को जानना आवश्यक होता है। अब तक के हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हजारों वर्ष पूर्व की शासन व्यवस्था को 4 चरणों में विभक्त कर वर्णन किया जा सकता है। वो 4 चरण हैं: प्राचीन काल, मौर्य काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल। सबसे प्राचीन जो काल है उसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और उस पर सबसे पहले वनस्पति एवं जीव जंतुओं का विकास हुआ था। आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पहले होमो सेपियंस मानव अस्तित्व में आया था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव ने औजार विकसित किए, भोजन को एकत्रित करने की कला सीखी और नव पाषाण काल में उसने कृषि कार्य तथा पशुपालन कार्य शुरू कर दिया। ईसा से 4 से 5 हज़ार वर्ष पूर्व समाज, परिवार एवं कबीले जैसी अवधारणा का विकास किया। मेसोपोटामिया, चीन, सुमेर, मिस्र तथा सिंधु घाटी की सभ्यताएं 3500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। निसंदेह प्रशासन के उत्तरदायित्वों की पूर्ति संगठित शासन एवं कुशल तथा प्रतिबद्ध कार्मिकों के द्वारा ही होती है। वैदिक काल में भारतीय शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का चयन समिति नामक एक नागरिक संस्था द्वारा किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में बड़े बड़े कबीले होते थे। राजा का पद नैतिकता से भरपूर था। राजगद्दी ही संभालते ही राजा को जनता के कल्याण की शपथ लेनी होती थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारत के प्रमुख गणराज्यों में गणराज्य की एक समिति हुआ करती थी जो राजा को पद से हटा सकती थी। राजा को उसके शासन कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक सभा होती थी जिसमें पुरोहित का स्थान प्रमुख होता था। गांव के निवासियों का प्रतिनिधि ग्रामीण कहलाता था जो राजा को परामर्श प्रदान करता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पैतृक होता चला गया तथा उसकी सहायता हेतु एक मुख्य अमात्य अर्थात अमात्यों में मुख्य अमात्य जो कि एक मंत्री हुआ करता था, तो मुख्य अमात्य अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाने लगा। महाकाव्य काल में राजतंत्र तथा गणतंत्र दोनों प्रकार के राज्य थे। राजा की सहायता करने हेतु सभा तथा मंत्रिपरिषद कार्यरत थी। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव के समूह बना लिए जाते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम, 10 ग्रामों का अधिकारी ग्रामिक, 20 ग्रामों का अधिकारी विस्तेप, 100 ग्रामों का शतग्रामी और 1000 गांवों का अधिकारी अधिपति कहलाता था। ये अधिकारी प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करते थे। कार्मिक प्रशासन का प्रमुख आधार योग्यता और कुछ मामलों में राजा की कृपा दृष्टि होती थी। इसके बाद मौर्य काल में
प्रशासन में क्या विकास हुए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मौर्य काल की जो जानकारी हमें मिलती है वह जानकारी हमें कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ के माध्यम से मिलती है। इस ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र क्यों हुआ, इसके बारे में कौटिल्य ने बताया है कि मनुष्यों की आजीविका और जिस भूमि पर वो रहते हैं दोनों ही अर्थ हैं। अर्थात मनुष्य की आजीविका यानी कि कमाई और जिस ज़मीन पर वो रहता है दोनों ही अर्थ हैं। अतः अर्थशास्त्र वह है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय लोक प्रशासन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय एवं 6000 श्लोक हैं। ये एक विशाल समूह ग्रंथ है जिसमें राज्य सत्ता, प्रशासन, कानून, मैत्री, युद्ध, रहस्य तथा जादू टोने से लेकर कूटनीति तक की सार गर्भित व्याख्याएं वर्णित हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। आनुवंशिकी अर्थात दर्शन एवं तर्क, त्रयी अर्थात धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान, वार्ता, कृषि तथा व्यापार का ज्ञान, दंड नीति, शासन कला एवं राजनीति का ज्ञान। मौर्य काल में कौटिल्य ने राजा के गुण, कार्य तथा उसकी मंत्री परिषद का विशद रूप से वर्णन किया है। कौटिल्य के अनुसार राजा को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों, राजदूतों, सेनापतियों तथा कोतवाल इत्यादि को स्वयं विवेक से निर्णय लेने के लिए सत्ता का प्रत्यायोजन करें। कौटिल्य ने कानूनों को 2 प्रकारों में विभक्त किया था: धर्मस्थ कानून, कंटक शोधन कानून। कंटक शोधन कानून अर्थात एक तरह का दंड विधान के जो कानून थे, जो अपराधियों को दंड देने के जो कानून थे वो कंटक शोधक कानून में आते थे। न्याय की स्थापना के लिए प्रत्येक गांव या जनपद में संधि, 10 गांवों पर संग्रहण, 400 गांवों पर द्रोणमुख, 800 गांवों पर माध्य तथा समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च स्थानीय न्यायालय की व्यवस्था का सुझाव दिया। एक के बजाय 3 न्यायाधीशों के न्याय को वरीयता दी जानी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य ने कानून के निम्न ये 4 स्रोत बतलाए हैं: धर्म, व्यवहार, प्रथा एवं न्याय। अर्थशास्त्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण उद्योग राजा के अधीन हों और सामान्य उद्योग निजी हाथों में हों। मौर्य काल के समय जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की प्रचंड लोकप्रियता के बावजूद किसी प्रकार के राजधर्म का प्रचलन नहीं था। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सुख शांति एवं मानव कल्याण को महत्व दिया गया था। राजधानी तथा जनपदों के मध्य विकेंद्रित शासन व्यवस्था तथा समुचित समन्वय एवं संचार प्रणाली को अपनाया गया था। स्थानीय संस्थाओं के महत्व को स्वीकारते हुए इन्हें स्वतंत्र रखा गया था। मेगस्थनीज की इंडिका में यह वर्णन है कि पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों में नगरीय बोर्ड कार्यरत थे। मौर्य काल में राज्य की रक्षा के लिए साम, वाम, दंड, भेद, माया अर्थात दिखावा, इंद्रजाल अर्थात जादू तथा उपेक्षा को मान्यता दी गई। कूटनीति एवं जासूसी को राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए कौटिल्य ने राजा को सलाह दी कि वह मंडल सिद्धांत के अनुसार शत्रु के शत्रु को अपना मित्र समझे। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए मौर्य काल में
कार्मिकों हेतु पुरस्कार एवं दंड दोनों नीतियां प्रवर्तित थीं। अर्थशास्त्र का प्रथम, द्वितीय, पंचम एवं षष्ठम भाग लोक प्रशासन से संबंधित है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में लोक सेवाओं के महत्व, कार्मिक प्रशासन की समसामयिक संरचना का आभास कराता है। किसी भी राज्य को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसमें राज्य के 7 अंग बतलाए, जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। स्वामी अर्थात राजा, आमात्य अर्थात मंत्री, जनपद अर्थात राज्य क्षेत्र, दुर्ग अर्थात किला, कोष अर्थात वित्त, दंड अर्थात सेना तथा मित्र। मौर्य काल में विभाग के प्रमुख को तीर्थ कहा जाता था। यह अधिकारी विभाग का नियंत्रण, निर्देशन और विकास का कार्य निष्पादित करता था। शास्त्रों का जानकार या शिक्षित व्यक्ति या शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही राज्य की सेवा में प्रवेश पा सकता था। बहुत खर्चीले, कंजूस या परदेशी व्यक्ति को राज्य की सेवा में नहीं लिया जाता था। समुचित वेतन के द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के उपाय किए जाते थे। कार्मिकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: उपयुक्त, उच्च अधिकारी, युक्त, मध्य स्तरीय प्रबंधक, तत्पुरुष, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक। अब तक जो हमने मौर्य काल के बारे में अध्ययन किया है, उसके आधार पर भारतीय प्रशासन की मौर्य काल में जो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं वो निम्न हैं। मौर्य काल में कल्याणकारी राज्य, सुदृढ़ वैदेशिक नीति, विशाल कार्मिक तंत्र एवं प्रभावी नीति, संगठनात्मक विकास एवं कार्यकुशलता, सत्ता का प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, समुचित संचार तथा समन्वय, मिश्रित एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, विधि का शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्य आदि विशेषताओं से युक्त भारतीय प्रशासन था। गुप्त काल में साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें देश या मुक्ति या भुक्ति कहते थे। देश के प्रशासक भौगिक या भोगपति या गौप या उपरिक महाराज तथा राजस्थानिक कहलाते थे। प्रांतों को प्रदेश में तथा प्रदेश को विषय में विकेंद्रित किया हुआ था। गुप्त काल का विषय ही आज की जिला इकाई के समान था। विषय के कार्मिक विषयपति या कुमारमात्य या महाराज कहलाते थे। वैदिक काल की तरह सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसमें ग्रामीण या मेहतर या भोजक इन नामों से अधिकारी कार्यरत रहते थे। सल्तनत काल, इन सभी मुस्लिम शासकों की सत्ता में मुस्लिम धर्म तथा शरीयत का स्पष्ट प्रभाव था। कौन से सभी शासक? जो 1206 से 1526वीं ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया था, वो सभी मुस्लिम शासक जब सत्ता में रहे, जिस दौर में सत्ता में रहे, उस दौर में मुस्लिम धर्म और शरीयत का प्रभाव स्पष्ट था। इस समय से तुर्की, अरबी और फारसी भाषाओं का भारतीय प्रशासन में समावेश हुआ। सल्तनत काल में शासक अपने नाम से पूर्व सुल्तान शब्द लगाता था। सुल्तान प्राय धार्मिक हुआ करता था, निरंकुश भी होता था और महत्वाकांक्षी प्रकृति का होता था। सुल्तान को प्रशासनिक कार्य में सहायता करने हेतु प्रमुख लोगों की एक परिषद होती थी, जिसे मजलिस-ए-आम या मजलिस-ए-खलवत कहते थे। धार्मिक मामले उलेमा के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। केंद्रीय प्रशासन में दीवान-ए-विजारत वित्त मंत्री, दीवान-ए-अर्ज रक्षा मंत्री, दीवान-ए-इंसा शाही प्रवक्ता ये प्रमुख अधिकारी थे। सचिव को दबीर कहा जाता था। अमीर-ए-दाद लोक अभियोजक,
अमील राजस्व अधिकारी, बारबैक या अमीर ए हजीब, जो बारबैक था उसका दूसरा नाम अमीर ए हजीब, ये शाही अदालत का अधिकारी होता था। काजी ए ममालिक राज्य का न्याय अधिकारी, फौजदार लेखाधिकारी तथा कोतवाल आदि अधिकारी कार्यरत थे। दिल्ली सल्तनत को प्रांतों में बांटा हुआ था, जिनके अधिकारी वली या मुफ्ती या नायब कहलाते थे। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों का समूह परगना कहलाता था। परगनों का प्रशासनिक नियंत्रण फौजदार के अधीन था। सैनिक एवं कार्मिकों को जागीर या नकद धनराशि के रूप में वेतन दिया जाता था। तांबे का सिक्का जीतल तथा चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। 6 जीतल के बराबर एक सासगनी का प्रचलन था। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने प्राचीन काल और मौर्य काल के दौरान भारतीय प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं या लक्षणों का अध्ययन किया है। मौर्य काल के अंतर्गत हमने मौर्य काल, गुप्त काल एवं सल्तनत काल के प्रशासनिक विशेषताओं का अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में हम मुग़ल काल एवं ब्रिटिश काल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।